हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का 12 लेक्चर है। इसमें हम आज सरफेस टेंशन के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो स्ट्रिक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं। जिन लोगों ने सरफेस टेंशन की पहले बेसिक थ्योरी नहीं देखा है वो उसको पहले देख लें, और इसके पहले भी एक सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डाला गया है, उसको भी पहले चेक करें। तो यहाँ पर आप स्टार्ट करें और क्वेश्चन नंबर 1 नोट करें। हम आपको डायग्राम से समझाते हैं एक एक करके। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर ये एक एम्प्टी कंटेनर है। अभी हम इसकी लैंग्वेज लिखाएंगे। एम्प्टी कंटेनर है, इसके अंदर एयर है, बाहर भी एयर है। इसके अंदर नेचुरल है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो पी नॉट होगा। पी नॉट हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो पी नॉट अंदर भी है और पी नॉट बाहर भी होगा। इसको स्लो स्पीड से वाटर के कंटेनर के अंदर ला रहे हैं। ठीक, तो जब वाटर के अंदर लाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर एक स्मॉल होल है, ये सर्कुलर होल है। अभी लैंग्वेज में लिखाएंगे, ये सर्कुलर होल है। तो जब इसको वाटर के अंदर लाएंगे तो इस सर्कुलर होल के थ्रू पानी जो है वो अंदर एंटर करने की ट्राई करेगा। तो यहाँ पर एक कॉनकेव शेप में ये बन जाएगा। यहाँ पर वाटर जब प्रेस करेगा तो ये कॉनकेव शेप बनेगा। आपको याद होगा कि जो कॉनकेव साइड जो प्रेशर होता है वो 2T/R ज़्यादा होता है। इसमें एक तरफ एयर है, एक तरफ वाटर है, इसलिए 2T/R लिया जाएगा। ओके, तो जरा चेक करें। यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है, फिर ये एच डेप्थ है, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा? पी नॉट प्लस एच रो जी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा ये टोटल प्रेशर इसमें एच रो जी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, आपको मालूम कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा होता है, तो ऊपर के अंदर यानी कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होगा वो पी नॉट प्लस एच रो जी माइनस 2T/R होगा, क्योंकि इधर ज्यादा होगा लोअर साइड में। ठीक है, और अंदर लेकिन एयर फिलअप है तो वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये प्रेशर जो है वो इसके इक्वल होगा, तब ये बैलेंस कंडीशन बनेगी। इसके ज़्यादा आप नीचे अगर डेप्थ पर ले जाएंगे तो एच इंक्रीज होगा, ये प्रेशर यहाँ से इंक्रीज होगा और फिर इसमें वाटर एंटर कर जाएगा। तो क्या किया, इस वाले प्रेशर को पी नॉट के इक्वल कर दिया, जो अंदर वाला प्रेशर आया पी नॉट प्लस एच रो जी माइनस 2T/R इज इक्वल टू पी नॉट। तो ये एच की वैल्यू आ गई 2T/R रो जी। ध्यान दें, फिर कंटेनर के अंदर जब हम ये ऊपर वाला कंटेनर जब वाटर के अंदर लाएंगे तो जैसे जैसे ये नीचे डेप्थ में जाएगा यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा। यहाँ टोटल प्रेशर पी नॉट प्लस एच रो जी होगा। कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए ऊपर प्रेशर यहाँ पी नॉट प्लस एच रो जी माइनस 2T/R होगा, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। इसलिए इन दोनों को इक्वल कर दिया जाए तो नेचुरल है कि एच आपका कैलकुलेट हो जाएगा। आप इसकी जो क्वेश्चन जो है उसकी लैंग्वेज को नोट कर लें। लिखिए, एन एम्प्टी कंटेनर has a circular hole of radius r at its bottom. The container is pushed into water very slowly as shown in figure. To what depth the lower surface of container from the surface of water can be pushed into water such that water does not flow into the container. यानी इसको हम कितना कंटेनर वाटर के अंदर ले जाएं कंटेनर को कि इसके अंदर वाटर फ्लो ना हो। तो जस्ट क्रिटिकल केस में दोनों को प्रेशर को इक्वल कर लिया तो एच कैलकुलेट हो गया। ठीक है ना। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखें। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर एक रिंग ली है और रिंग में सोप सोल्यूशन लगाकर इसमें एक बबल बना लिया। ठीक, अब जो आपने ये बबल बनाया है यहाँ पर नेचुरल है कि इसमें प्रेशर एक्सेस होगा 4T/R। ये बबल है सोप सोल्यूशन का, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है। ठीक, इसके यहाँ जो ये रिंग बनाई गई है, इस रिंग का रेडियस स्मॉल बी है। इस रिंग का रेडियस स्मॉल बी है। इसमें एयर फ्लो करा रहे हैं v वेलोसिटी से। तो जो एयर फ्लो कराएंगे, और यहाँ ध्यान रखना कि जो b है वो लेस देन कैपिटल R है। कैपिटल R बबल की रेडियस है। ये हमने लिखा है यहाँ पर रिंग एरो लगाकर, और ये बबल है। डेंसिटी एयर की रो ली गई है, v वेलोसिटी से एयर अंदर फ्लो करा रहे हैं। नेचुरल है कि जब एयर फ्लो कराएंगे तो ये सामने वाले सरफेस पर स्ट्राइक करेगा, जिससे कि ये डिटैच होने की कोशिश करेगा रिंग से। बबल डिटैच होने की कोशिश करेगा रिंग से। ठीक, तो अब पहले क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद आगे कंटिन्यू कर दें। लिखिए, ए बबल हैविंग सरफेस टेंशन T, डायग्राम गिवन है। ए बबल हैविंग सरफेस टेंशन T
and radius r, capital R, is formed on a ring of radius b, small b bracket में लिखें b less than r. Air is blown inside the tube. Air is blown inside the tube with velocity v. Air molecules collide perpendicular with the wall of the bubble and stop. यानी स्ट्राइक करने के बाद जो एयर यहां से स्ट्राइक करेगी वो यहां पर स्ट्राइक करने के बाद रिवर्स लौट के नहीं आ रही है, यहां पर स्टॉप हो रही है। ठीक, तो एयर बबल collides perpendicular with the wall of the bubble and stops. Calculate the radius at which bubble separates from the ring. Calculate the radius at which bubble separates from the ring. पहले थ्योरी नोट करें फिर हम समझाते हैं। आंसर लिखें, डायग्राम बना लेना ऊपर वाला। लिखिए, when the force due to excess pressure in the bubble, when the force due to excess pressure in the bubble equals the force of air striking at the bubble, when the force due to excess pressure in the bubble equals the force of air striking at the bubble will detach from the ring. देखिए, ये एयर यहां से जब जाएगी तो इस पर स्ट्राइक करेगी, यहां मोमेंटम चेंज होगा। जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। फाइनल मोमेंटम जीरो है क्योंकि एयर यहां पर स्ट्राइक करने के बाद स्टॉप हो जाती है। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी सिंपली मास इनटू वेलोसिटी लिया है। ठीक, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल मोमेंटम जीरो है, तो केवल मैग्नीट्यूड चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, और डेंसिटी है ये वेलोसिटी गिवन है अपॉन टी। लेंथ अपॉन टाइम की जगह वेलोसिटी लिखें। ठीक, तो ये ए रो वी स्क्वायर आया। ये जो एक्सप्रेशन आया फोर्स का जिसमें एयर जो सरफेस पर स्ट्राइक कर रहा है, इस एक्सप्रेशन को आप लोग ध्यान रखना, इस मेथड को ध्यान रखना। ये कई जगह पर जब वाटर को हम प्रेशर से डालते हैं तो वहां भी फोर्स के काम आता है। ठीक, अगर ये वापस लौट कर आएगा तो डबल हो जाएगा सेम वेलोसिटी से। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जीरो है, एयर स्ट्राइक करने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इसलिए चेंज इन मोमेंटम में सिंपली एम बी लिया गया है। ठीक, अब अंदर का जो एक्सिस प्रेशर है वो आपको मालूम है 4T/R होता है, उसमें यहाँ का एरिया मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें इतना फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ये दोनों को जस्ट बैलेंस करेगा। जैसे ही ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा, जो आपका एयर मॉलिक्यूल्स का फोर्स है ये डिटैच हो जाएगा। तो हम आंसर क्रिटिकल केस के लिए निकालते हैं। रेडियस आपकी इतनी बनेगी, ये दोनों इक्वल कर दें, ये आपकी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपका क्लोज्ड चैम्बर है एक, इसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट फिक्स है 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अंदर दो बबल हैं। एक बबल, ये बबल जो है आपका वो R1 रेडियस 2 सेंटीमीटर का है और दूसरे में जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसमें अंदर भी एयर है, इसमें भी एयर है, गैस है एक जैसी। तो यहाँ पर ध्यान दें, पहले इसकी लैंग्वेज को नोट करें। लिखिए, टू सोप बबल हैं A and B are kept in a closed chamber where the air is maintained at pressure 8 Newton per meter square. Two soap bubble A and B are kept in a closed chamber where the air is maintained at pressure 8 Newton per meter square. The radii of bubble A and B are 2 centimeter and 4 centimeter. Surface tension T is equal to 0.04 Newton per meter. 0.04 Newton per meter. Calculate the ratio of NB upon NA. ये लास्ट में लिखा NB upon NA, small n, where NB and NA are the number of mole in the air bubble. ठीक, चेक करें। ये दो बबल हैं, अंदर बाहर दोनों तरफ एयर है, एक जैसा मीडियम है। नेचुरल है कि इसके अंदर जो एक्सिस प्रेशर होगा वो 4T/R1 होगा। तो अंदर टोटल प्रेशर कितना होगा? PA अंदर है, मान लिया प्रेशर इसके अंदर बबल के, और बाहर का प्रेशर 8 है, तो PA माइनस 8 इज इक्वल टू 4T/R1। तो PA R1 की यहाँ वैल्यू पुटअप करें 2 सेंटीमीटर। T आपको हमने अभी नोट कराया है, T 0.04 है, T है 0.04 न्यूटन पर मीटर, ये वैल्यू गिवन है। यहाँ T की वैल्यू पुटअप करें, R1 की वैल्यू पुटअप करें तो PA यहाँ पर 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा।
इसी तरह से बी वाले बबल में, ये बबल हमारा ए है और ये बबल बी है। बी वाले बबल में भी Pb माइनस 8 लगाएं इज इक्वल टू 4T/R2। यहाँ रेडियस R2 4 सेंटीमीटर डालें, इसमें जो प्रेशर आ रहा है वो 12 आ रहा है। ठीक है, जिसका रेडियस कम होता है उसमें प्रेशर ज्यादा है, आपको मालूम है ये बात। अब आइडियल गैस इक्वेशन लगा दें, Pb इज इक्वल टू nRT। इसमें n नंबर ऑफ मोल होते हैं, R गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर है। जब गिवन नहीं है तो मान लें कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो पहले ए के लिए तो हमने सफिक्स ए लगा दिया, PA/VA इज इक्वल टू NART। वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू डालें 0.02, ठीक, और प्रेशर PA 16 है इज इक्वल टू NART। अब गैस इसके लिए बी वाले बबल के लिए लगाए, इसमें अंदर प्रेशर 12 है, ये कैलकुलेट कर चुके हैं। PB यही इक्वेशन लगाएंगे, PB इज इक्वल टू NRT। वॉल्यूम रख दें 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ रेडियस 0.04 मीटर में चेंज करें इज इक्वल टू NBRT, और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, NB/NA 6 आ जाएगा। कैलकुलेशन खुद अपने हाथ से चेक करें। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। लिखिए, इफ ए नंबर ऑफ n little droplets, small n little droplets of water, each of radius r, small r लिखना, coalesce यानी कि combine, coalesce to form a single drop of radius capital R, so that the rise in temperature will be given, ये वाला हमें प्रूव करना है, वो यहां पर नोट कर लें। 3T/J, J कन्वर्जन फैक्टर है, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट, ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/R, हमें इसको ड्राइव करना है। ओके, देखिए हम इस टाइप के क्वेश्चन 11th के जो हमने न्यूमेरिकल लगवाए हैं उसमें भी करा चुके हैं। इसमें n छोटे छोटे ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बना लिया गया है। तो पहले क्या करते हैं, हम वॉल्यूम को इक्वल करते हैं, क्योंकि ड्रॉप को मिलाकर जो आपने बड़ा ड्रॉप बनाया है, नेचुरल है कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल लार्ज ड्रॉप लिख देना, या बिग ड्रॉप। ठीक, तो स्मॉल n छोटे वाले ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल r डाला है, और कैपिटल R बड़े वाले ड्रॉप का डाला है, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई को कैंसिल करें तो NR क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब आ गया। ठीक, अब नेचुरल है कि ड्रॉप को जब आपने मिलाया है तो और एक बड़ा ड्रॉप मिलाया बना दिया तो एरिया जो है सरफेस का वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो डिक्रीज इन सरफेस एरिया डेल्टा ए, एक ड्रॉप का एरिया 4πr², उसमें n मल्टीप्लाई करें और बड़े वाले ड्रॉप का एरिया इसमें माइनस करें। ठीक, इसमें 4π हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ पर थोड़ा आंसर की सिमेट्री बनाने के लिए स्मॉल r का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया, और NR क्यूब की जगह हम कैपिटल R क्यूब को पुटअप कर दिया। ध्यान दें, स्मॉल r और को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और NR क्यूब की जगह कैपिटल R क्यूब रखें। अब इसमें 4πr क्यूब है, ये 4πr क्यूब को कॉमन ले लें। ठीक, इससे यहाँ पर जो है वो 1/r माइनस 1/कैपिटल R, ये 1 है, 1/r माइनस 1/कैपिटल R, ये चेंज इन एरिया आ गया। अब एनर्जी कितनी इन्वॉल्व होगी, आपको मालूम है कि सरफेस टेंशन वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया होता है, तो वर्क डन या एनर्जी इन्वॉल्व होगी सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ये डेल्टा लिखा है, डेल्टा ए। ठीक, अब यहाँ पर चूंकि ये जो वर्क डन हुआ है ये जूल में है और आंसर में भी जे दे रखा है, इसका मतलब ये कैलोरी में चेंज होगा, तो इसलिए इसमें जे को डिवाइड करें। W इज इक्वल टू जे क्यू होता है, वर्क डन जूल में लिखा जाता है, जब जे से डिवाइड कर दें तो ये कैलोरी में आ जाएगा। ठीक, तो इसको हमने जे से डिवाइड कर लिया। अब हीट का फार्मूला mc डेल्टा थीटा होता है, ये क्यू है यहाँ पर, और ये चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा थीटा। ठीक, तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब बड़े वाले ड्रॉप का। ठीक है, C स्पेसिफिक हीट है। ठीक, डेंसिटी यहाँ कर लिया मल्टीप्लाई, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और डेल्टा थीटा। देखिए CGS सिस्टम में जो आपका लिक्विड है वाटर, उसकी डेंसिटी भी 1 है और स्पेसिफिक हीट भी 1 होती है। क्योंकि रो और सी आंसर में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है CGS सिस्टम, लेकिन आपको यहाँ पर 1 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये आंसर में अदरवाइज आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दें, रो और सी की जगह 1 डाला वैल्यू, और फिर इस एनर्जी को दोनों को इक्वेट कर दिया।
जो एनर्जी इवॉल्व हुई है और क्यू के इक्वल, ठीक है ना, क्योंकि यही हीट के इक्वल होगी, तो इन दोनों को इक्वल कर दें, इक्वल करने से आपका डेल्टा थीटा ये निकल आया, ठीक है। ये डेरिवेशन टाइप है, यहाँ पर नेचुरल है कि सिस्टम सीजीएस में है, अदरवाइज ये वैल्यू 1 नहीं आती। ये जो क्वेश्चन नंबर हमने 4 कराया, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करें। हमने देखिए आपको एक क्वेश्चन थ्योरी में कराया था कि अगर दो बबल हैं, ठीक, एक का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है। हम सरफेस टेंशन की थ्योरी में इस क्वेश्चन को करा चुके हैं। रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है। अगर वो दोनों कॉमन टच में आते हैं तो जो नया सरफेस बनेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो जरा समझने की डायग्राम में कोशिश करें। एक ये बबल है बड़ा वाला, इसका रेडियस r1 है, एक ये छोटा बबल है, इसका रेडियस r2 है। इसके अंदर प्रेशर हमने P1 ले लिया है, इसके अंदर प्रेशर P2 ले लिया है। जब ये दोनों टच में आएंगे तो पहली बात, हमने R2 जो है वो हमारा R1 से छोटा है, कम है, R2 लेस देन R1 है, तो इसका मतलब इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा। जब प्रेशर इसके अंदर ज़्यादा होगा तो जो कॉमन सरफेस होगा इन दोनों बबल का, वो सरफेस जब आप उसको टच में लाएंगे तो जो कॉमन सरफेस होगा, यहाँ प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये उधर को दब जाएगा। इसका एक अपना नया रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। सरफेस टेंशन की थ्योरी में हमने इसको आपको कराया है, इसमें हमें इसी को आगे कुछ प्रोसीड करना है, इसलिए हम इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो अंदर प्रेशर P1 कितना होगा, टोटल 4T/R1 एक्सिस प्रेशर होता है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, उसमें प्लस कर दीजिए। इसमें प्रेशर P2 जो है टोटल 4T/R2 प्लस P0 होगा, ठीक। नेचुरल है कि ये प्रेशर P2 ज़्यादा होगा तो इसको ये कंप्रेस कर देगा। इन दोनों के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो P2 माइनस P1 होगा, तो इन दोनों को हमने माइनस कर लिया है। अब जो नया कर्वेचर बनेगा, फॉर न्यू कर्वेचर, जो एक्सिस प्रेशर का फार्मूला आपको मालूम है कि इस तरफ जो होगा वो 4T/R1 होगा। इसका मतलब ये जो डिफरेंस आपने निकाला है ये 4T/R के इक्वल होगा। तो 4T कैंसिल हो गया, तो जनरल फार्मूला बन गया आपका 1/R इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक। अब आप दूसरा पार्ट इसको समझने की कोशिश करें। अगर इन दोनों बबल का रेडियस इक्वल होगा तो जो ये कॉमन सरफेस है ये प्लेन बन जाएगा। पहली बात, हम इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप क्लियर यहाँ पर समझें। जैसे मान लीजिए हमारे पास दूसरा बबल नहीं है, मान लीजिए एक ये स्फीयर है, ठीक। अब जरा इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें आप इससे। अगर दूसरे स्फीयर को लाकर हम इसमें ऐसे प्रेस करेंगे और इनकी ऊपर की लेयर बबल है दब जाएगी लेयर, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि अगर दो बबल को हम आपस में टच करते हैं, मान लीजिए इधर वाले प्रेशर रेडियस कम है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये जो सरफेस है ये दबकर ऐसे हो जाएगा, प्रेस होकर इस तरह का, ठीक। तो वो हमने डायग्राम ये वाला बना रखा है। अगर मान लीजिए ये दोनों बबल जो आपने टच में लाए हैं इनके रेडियस इक्वल है, तो जरा देखें, जब दूसरा इसको टच कराओगे ये दबेगा तो जो कॉमन कांटेक्ट होगा वहां सर्किल बनेगा। ध्यान दें, जब इसको ऐसे दबाएंगे और दोनों तरफ का रेडियस इक्वल है, ठीक, तो जो कॉमन कांटेक्ट होगा ये वाला वो सर्किल बनेगा, ये वाला, ठीक। और यहां से जो सरफेस होगा वो प्लेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल है, बिल्कुल प्लेन होगा सरफेस, ठीक। और उस सर्किल के ऊपर जितने भी पार्टिकल होंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक। आप समझ गए होंगे इस बात को। तो जो नया सरफेस अब बना वो प्लेन सरफेस होगा, ठीक। उनकी बाउंड्री सर्किल होगी, बाउंड्री सर्किल यहां पर भी होगी। जब कंप्रेस करेंगे ये दब जाएगा लेकिन बाउंड्री सर्किल में रहेगी कंप्रेस होने के बाद, ठीक। लेकिन सेकंड केस में जो सरफेस है वो प्लेन हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। हमें ये निकालना है कि जब ये दोनों के रेडियाई इक्वल हैं, ठीक, और इनको जब हम प्रेस करेंगे तो ये एक टाइम के बाद ब्रस्ट होकर, ठीक, ये दोनों जो बबल हैं वो मिलकर एक बड़ा बबल बना लेते हैं, तो उसकी रेडियस कितनी होगी। जबकि स्मॉल पहले रेडियस स्मॉल r दी हुई है, ठीक। तो पहले यहाँ पर हमें एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी जिसको आप समझने की कोशिश करें और आपको इसको निकालना भी आना चाहिए। अगर हम किसी स्फीयर को कट कर दें, देखिए ये स्फीयर है, यहाँ से इसको ऐसे कट कर दीजिए स्ट्रेट, तो जो पोर्शन बचेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। आपको स्फीयर का वॉल्यूम तो पता है 4/3 πr3,
तो इस वॉल्यूम को निकालना पहले सीखेंगे, फिर क्वेश्चन का पार्ट नोट कराते हैं। इसका पार्ट थ्योरी में नोट है आपका ऑलरेडी। देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल डोम कहलाता है। ये आपका स्फेरिकल है, यहाँ से कट कर दिया पार्ट। इसकी टोटल हाइट h है ऊपर से नीचे तक, ठीक। इसकी रेडियस हमने यहाँ पर कैपिटल R ली है, उसके टर्म्स में इसको ड्राइव किया है। यहाँ से x डिस्टेंस पर ऊपर एक हमने डिस्क ले ली है जिसकी थिकनेस dx है, क्योंकि जब आप इसको सेंटर से ऊपर जाएंगे तो जो स्लाइस कटेंगी, जो स्लाइस होगी वो ऐसे करके डिस्क बनेगी, उसका वॉल्यूम कितना होगा। उसकी रेडियस हमने स्मॉल r ली है, स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है, x डिस्टेंस पर dx की स्ट्रिप ली है जो कि डिस्क है। dv क्या होगा, पाई r स्क्वायर और h की जगह dx। इसका एरिया पाई r स्क्वायर होगा, इसकी थिकनेस dx होगी, तो इसको हम dv लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पाइथागोरस लगाएं, ये स्मॉल r है, इसकी रेडियस जो डिस्क बनाई है, ये हाइट आपकी x है, ये कैपिटल R है, तो स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx लिखें। इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने में लिमिट लगाई जाएगी। तो डिस्क कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। वेरिएबल क्या है, x। तो कोऑर्डिनेट लें, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये सेंटर है, ऊपर का कोऑर्डिनेट r होगा, ऊपर पॉजिटिव होगा। ये टोटल हाइट h है, h में से r को माइनस कर दें तो ये हाइट होगी h माइनस r, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, इसलिए इसे r माइनस h लिया गया है। जब हम लिमिट लगाएंगे इंटीग्रेशन में और कोऑर्डिनेट के साथ लगानी है तो आप विद साइन लगाएं, तो इसलिए हमने लोअर लिमिट r माइनस h और अपर लिमिट r लगाई है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, पाई r स्क्वायर बाहर हो गया, dx का इंटीग्रेशन x है, लोअर लिमिट लगा दी, अपर लिमिट लगा दी, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x पावर 3/3 होगा, लोअर लिमिट लगाएं, अपर लिमिट लगाएं, ठीक। जब इसमें आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो यहाँ पर तो r माइनस h से r कट जाएगा, सिंपल आपका h आएगा, ठीक है ना। तो ये जो पहला पार्ट है ये हमने डायरेक्ट आंसर लिखा, ध्यान रखना। लेकिन जब इसमें आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो a स्क्वायर a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक। तो वो फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और नहीं तो बुक से देख लें आप। तो जो फाइनल आएगा इसको आप एक बार जरूर चेक कर लेना, ये फाइनल वॉल्यूम ये बनेगा, ठीक। क्योंकि जब हम इस टाइप के यहाँ पर दो बनेंगे पार्ट। अब आप अपने डायग्राम को देखें और अपना क्वेश्चन नोट करें। लिखिए, फॉर द केस हम बी पार्ट नोट करा रहे हैं, पहला पार्ट उधर का है, ठीक, जिसमें r1 r2 इक्वल है। फॉर द केस r1 इज इक्वल टू r2, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बबल फॉर्म्ड बाई ब्रस्टिंग द इंटरमीडिएट फिल्म। जब बीच की फिल्म ये ब्रेक हो जाएगी उसके बाद जो नया बबल बनेगा उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो डोम का है वो हमने दिया है, वैसे हमने निकालना आपको सिखा दिया है, ठीक। नीचे सोल्यूशन में नोट करें, व्हेन r1 इज इक्वल टू r2 द इंटरमीडिएट फिल्म इज ए प्लेन सिमेट्रिकल पोजीशन द थ्री फिल्म। अब यहां जरा डायग्राम देख लें, जब ये बात बीच की प्लेन है, ये प्लेन सरफेस होगा, और हमने बता दिया जो कांटेक्ट होंगे वो सर्किल होंगे, उसके ऊपर कोई भी जो पार्टिकल होगा उसमें तीन तरह के फोर्स लग रहे होंगे। एक इस बबल की वजह से सरफेस टेंशन का फोर्स F2, एक इधर F1, और एक इस वाली लेयर की वजह से नीचे लगेगा, और ये तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में है, ठीक। ये जब फोर्स इक्विलिब्रियम होंगे, एक ही जैसी लेयर है, तो आपको याद होगा ये 120 डिग्री पर होते हैं, ठीक। तो 120 डिग्री पर है, ये वाला लाइन रेडियस है, ध्यान दें, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री पर होगा। इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। हमें इस फार्मूले का यूज करने के लिए हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी। हाइट का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये तो r होगी, स्मॉल r, हमने स्मॉल r रेडियस लिया, इस समय रेडियस दोनों के इक्वल है, ये निकालना पड़ेगा। इसमें साइन 30 लगा दें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो C हमने पॉइंट A ले लिया है, A से C1 तक की डिस्टेंस r/2 होगी, तो जो टोटल हाइट होगी वो r प्लस r/2 होगी, इसका मतलब 3r/2 होगी। नोट करें आगे, द थ्री फिल्म ड्यू टू द टू बबल्स एंड द इंटरमीडिएट फिल्म मीट एट ए कॉमन सर्किल। द थ्री फिल्म ड्यू टू द टू बबल एंड द इंटरमीडिएट फिल्म मीट एट ए कॉमन सर्किल। उस सर्किल का ये डायमीटर होगा, ये वाला,
ठीक, आप लिखना चाहें तो एक्स वाई लिख दें, कॉमन डायमीटर। ठीक, दीज थ्री फिल्म प्रोड्यूस थ्री फोर्सेस एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सर्किल। थ्री फिल्म प्रोड्यूसेस थ्री फोर्सेस at every point of the circle. Since the surface tension is same for all the film, hence F1 is equal to F2 is equal to F12। हमने इसे F1 लिया, F2 F12 तीनों के मैग्नीट्यूड लिख दें, डायरेक्शन नहीं इक्वल है, मॉड लगा देना, ठीक है ना। यानी कि तीनों फोर्स इक्वल लिखने के लिए ऐसे लिखें, F1 is equal to F2 is equal to F12, इन तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। लिखिए इक्विलिब्रियम एट एनी पॉइंट सच एज, इक्विलिब्रियम एट एनी पॉइंट इज पॉसिबल लिखें, इज पॉसिबल इफ थ्री फोर्सेस आर एट 120 डिग्री टू वन एन अदर। थ्री फोर्सेस आर एट 120 डिग्री वन एन अदर, यानी तीनों फोर्स आपस में 120 डिग्री पर होंगे। अब नहीं आएगी प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइट होगी, डायग्राम आपने बना लिया होगा, ये r/2 हमने निकाल ली है आपके कैलकुलेशन से, तो टोटल हाइट हो गई r + r/2। इसमें ये टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दें तो ये आपका वॉल्यूम आ गया एक बबल का। ठीक है, हमने h की जगह वैल्यू 3r/2 इसमें पुटअप कर दी। अब दो बबल हैं, इसलिए 2 इसमें मल्टीप्लाई करें तो टोटल वॉल्यूम आ गया, और जो बड़ा वाला स्फीयर बनेगा उसका वॉल्यूम 4/3 πr³ है। ठीक, इन दोनों को ठीक से सॉल्व करें। यहाँ पर ये 9 3 जा 27 का क्यूबिक रूट आ जाएगा 3, और लेकिन यहाँ पर 16 आएगा। ये 2 से 8 को कट करें, 4 4 जा 16, तो 16 के क्यूबिक रूट में 8 का अलग कर दिया 2, और 2 पर 1/3 ले लिया। ठीक, ये रिलेशन बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखें, और ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स में 12th के किसी भी चैप्टर में अदर में भी यूज हो सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को। हाँ, इसमें आप नेक्स्ट जो है वो 6 क्वेश्चन नोट करें। देखिए जो 6 क्वेश्चन है, इसमें एक वाटर का ड्रॉप है जो कि इवोपोरेट हो रहा है। तो जो एनर्जी इवोपोरेशन में जो लग रही है वो आपका एनर्जी मिल रही है आपको सरफेस एनर्जी से। ठीक, सरफेस टेंशन का एक फार्मूला था आपका, वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया। ओके, तो W जो वहाँ पर वो सरफेस एनर्जी है। तो यहाँ पर जो इवोपोराइजेशन हो रहा है उसमें जो एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है वो सरफेस एनर्जी से मिल रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। वैसे इवेपोराइजेशन में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, केवल सरफेस एनर्जी से ही वो एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो उसमें रेडियस में कितना चेंज होगा, ये रेडियस कितना होगा, क्योंकि जो हमारा सरफेस एनर्जी है वो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया लगाएंगे, वो फिक्स रहेगी। तो उस समय रेडियस पूछी गई है। आप क्वेश्चन को नोट करें। अब आप लिखे, एज्यूम दैट ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड, एज्यूम दैट ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड इवोपोरेट्स बाई डिक्रीज इन इट्स सरफेस एनर्जी, बाई डिक्रीज इन इट्स सरफेस एनर्जी सो दैट its temperature remains unchanged. What should be the minimum radius of the drop? What should be the minimum radius of the drop for this to be possible? Surface tension is T, density of liquid is rho, and L, capital L लिखना, is the latent heat of vaporization. देखिए जो जब स्टेट चेंज होती है, क्योंकि ड्रॉप लिक्विड का है, वेपोराइज हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जो आपका जो फार्मूला लगेगा हीट का वो Q = ml। m मास होता है, L लेटेंट हीट होती है। ठीक, स्टेट चेंज में फार्मूला हमेशा Q = ml लगता है। ओके, थर्मो में आपको मालूम और नहीं मालूम है तो ध्यान रखना। फिलहाल देखिए, लेट एट एनी इंस्टेंट रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज इक्वल टू x। हमने किसी इंस्टेंट पर जो ड्रॉप का रेडियस है वो हमने x एज्यूम कर लिया है। ओके, तो लेट एट एनी इंस्टेंट रेडियस ऑफ द ड्रॉप x, इसके बाद एंड dx थिकनेस इवोपोरेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर ये ड्रॉप है, इसका रेडियस x है,
इसका एट एनी इंस्टेंट और dx थिकनेस इवोपोरेट हुआ, ये थिकनेस ठीक है, रेडियस डिक्रीज हो जाएगी वेपोराइजेशन से। तो मास ऑफ द लिक्विड इवोपोरेट्स, ठीक, अगर यहाँ नहीं क्लियर हो तो हम बोल रहे हैं लेट एट एनी इंस्टेंट रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज इक्वल टू x एंड dx थिकनेस इवोपोरेट्स, मास ऑफ द लिक्विड इवोपोरेट्स इज इक्वल टू, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, केवल इतने का, ठीक। तो वॉल्यूम क्या होगा, ये जो इवोपोरेट हुआ है इसका अंदर अंदर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक, इनटू dx थिकनेस, ये बन गया वॉल्यूम, और डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दें तो मास आ गया। अब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेपोराइजेशन, एनर्जी वेपोराइजेशन के लिए जो रिक्वायर्ड होती है वो हमने अभी फार्मूला बताया है, Q इज इक्वल टू ml है, m मास होगा, जो dx थिकनेस का मास इवोपोरेट हुआ है उसका मास लगाएंगे, और L लेटेंट हीट है, ठीक। तो वैल्यू पुटअप कर दी मास की, इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब एरिया कितना चेंज हुआ, आप सरफेस एनर्जी निकालेंगे, सरफेस टेंशन का आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो चेंज इन एरिया, एरिया जो इसमें चेंज होगा वो एरिया के हमने मेथड इसके पहले आपको बता चुके हैं कई बार, हम यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का मेथड लेते हैं। एरिया को लिखिए 4 पाई एक्स स्क्वायर, सरफेस एरिया है स्फीयर का, इसको डिफरेंशिएट कर दें dA, तो एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स dx हो जाएगा, यानी कि dA बाई dx किया है, dx इधर लिख दिया समझ लो, तो ये 8 पाई एक्स dx हो गया है। बाकी आप ये आउटर एरिया में से इनर एरिया को माइनस कर दें तब भी निकल आएगा, उसमें dx के स्क्वायर को निगलेक्ट करते हैं, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक करते समय इनको डिस्कशन किया गया है। तो एनर्जी रिलीज्ड होगी सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ठीक। तो चेंज इन एरिया की यहाँ पर वैल्यू डाल दें, डेल्टा ए हमने लिख दिया है, आप dA है यहाँ लिखा है, आप dA लिख दें यहाँ पर, तो ये आपका बन गई एनर्जी रिलीज्ड। ये एनर्जी जो वेपोराइजेशन के लिए रिलीज हो रही है वो यही देगा, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए, तो दोनों इक्वल कर लो, इससे एट एनी इंस्टेंट आपका x निकल आया कि कितना रेडियस होगा, ठीक। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक ये फ्रेम दिया हुआ है, इसके अंदर एक फिल्म लगा बना रखी है सोप सोल्यूशन की, और नीचे ये स्लाइडर लगा रखा है। इस लेवल का क्वेश्चन 11th में भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। ये जो स्लाइडर है उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, इसमें स्लाइडर में नीचे वेट लगा रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, और इसमें सरफेस टेंशन पूछा हुआ है कि कितना है, बैलेंस होगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को नोट करें, देखिए ये थिन लिक्विड फिल्म फॉर्म्ड बिटवीन U shaped wire and light slider support a weight of 1.5 into 10⁻⁻2 न्यूटन, जो कि डायग्राम में दिया हुआ है। The length of the slider is 30 सेंटीमीटर and its weight is negligible, स्लाइडर का वेट नहीं लिया है, वेट बाहर से लगाया है। तो फाइंड द सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन इसका T ले लें, चूंकि ये फिल्म है इसमें दोनों तरफ की लेंथ होगी, ठीक, तो T इंटू 2L, ठीक। तो इज इक्वल टू वेट, वेट को हमने mg लिख दिया, अगर मास कहीं गिवन है तो mg यूज करें, नहीं तो सीधे T इज इक्वल टू वेट अपॉन 2L। आप वैल्यू पुटअप कर दें लेंथ की मीटर में चेंज करके, वेट यहाँ पर पुटअप कर दें तो ये निकल आएगा आपका सरफेस टेंशन। इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें जो है एक लिक्विड उसमें फिल्म बना रखी है एक, उसमें अभी बताते हैं जरा हम, आप जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज नोट करें। लिखिए देयर इज ए रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम, हम फिर डायग्राम बनाएंगे। लिखिए देयर इज ए रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम हैविंग ए थिन फिल्म ऑफ सोप सोल्यूशन, having a thin film of soap solution. There is a rectangular wire frame having a thin film of soap solution. ये एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है, इसमें अभी रिंग रखेंगे। लिखिए ए सर्कुलर रिंग ऑफ मासलेस थिन वायर
of area of cross section A, capital A circular ring of massless thin wire of area of cross section A is placed on the surface of film. The radius of the ring is capital R. Radius of the ring is capital R. Now, inside portion of the ring is pricked. इसको पिन से होल्ड कर दिया अंदर वाले पोर्शन को. If the surface tension of soap solution is T, Young modulus of wire is Y, then change in radius of the wire. तो वायर में का रेडियस कितना चेंज होगा. ये वायर था, इसमें जब टोटल आपकी फिल्म बनी हुई थी अंदर भी और बाहर भी, जब अंदर की फिल्म को ब्रेक कर देंगे तो बाहर की तरफ को सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे लगेगा. ये हमने टी ले लिया, सरफेस टेंशन का फोर्स बाहर की तरफ को लगेगा. ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा बाहर की तरफ. तो इसकी रेडियस में कितना चेंज होगा. देखिए ये जो बाहर की तरफ को फोर्स लग रहा है, जब इसे स्ट्रेच करेगा तो इसको रोकने के लिए कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए. जो आपने ये वायर लिया है इसमें टेंशन क्रिएट होगी. हमने टेंशन को टी लिया है और इस फोर्स को हमने एफ लिया है, क्योंकि फोर्स एफ सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होता है. और टेंशन को हमने एफ ले लिया है यहाँ पर डायग्राम में, और ये सरफेस टेंशन तो टी होता ही है, ये आउटर वाला फोर्स ले लिया है. ठीक है, तो इसमें टेंशन क्रिएट होगा जो कि सरफेस टेंशन के फोर्स को बैलेंस करेगा. इस टाइप के क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करें. आज आगे हम इलास्टिसिटी में भी एक ऐसा अच्छा क्वेश्चन है वो डालेंगे, तो उसका भी मेथड इसी तरह का होगा. तो ध्यान दें, हमने ये जो रिंग है इसके ऊपर, इसके पहले ध्यान रखना हमने आपको बता चुके हैं कि किसी गिवन पेरीमीटर के लिए रिंग का जो एरिया होता है ये वाला, वो एरिया रिंग का मैक्सिमम होता है. ठीक है, यानी सर्किल का, तो बाहर का एरिया मिनिमम होगा. और सरफेस टेंशन में आपको मालूम है कि जो फिल्म है वो मिनिमम एरिया एक्वायर करने की ट्राई करती है. ठीक, तो यहां पर चेक करें जरा. डीएल लेंथ ले ली हमने ये रिंग के ऊपर, ये डीएल लेंथ ले ली, छोटी सी लेंथ है, थीटा है एंगल, सेंटर इसका ओ है, रेडियस आर है. एफ ले लिया है टेंशन जो कि स्ट्रिंग में क्रिएट होगा, और टी ले लिया है सरफेस टेंशन. जरा चेक करें ठीक से. इसी वाले पार्ट को हमने यहाँ पर थोड़ा एनलार्ज करके बना लिया है. तो जो टेंशन का फोर्स होगा वो टेंजेंशियली एक्ट करता है टी, एफ, ये वाला एफ. ये टोटल एंगल थीटा है, तो हाफ कितना होगा, थीटा बाई 2. चेक करें, ये लाइन वर्टिकल है और ये लाइन हॉरिजेंटल है. ये लाइन जिस पर की रेडियस है ये आर, ये और ये वाली लाइन आपस में 90 होगी, इसलिए अगर ये एंगल थीटा बाई 2 है तो ये भी थीटा बाई 2. टेंशन फोर्स के दो कंपोनेंट करें. ठीक, एफ के एक इधर एफ कॉस थीटा बाई 2 और वर्टिकल एफ साइन थीटा बाई 2, ऐसा इधर भी होगा. ठीक, तो जो टोटल यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा ये बहुत ही स्मॉल पोर्शन है. ठीक, तो फोर्स ड्यू टू टेंशन इन दी वायर, वायर के अंदर जो टेंशन है, टेंशन अलग होती है, सरफेस टेंशन अलग. फोर्स ड्यू टू टेंशन इन दी वायर. ठीक, तो 2f साइन थीटा बाई 2, ये f साइन थीटा बाई 2, ये f साइन थीटा बाई 2. साइन थीटा बाई 2 में स्मॉल एंगल लिखकर साइन को कैंसिल कर दें तो 2f इंटू थीटा बाई 2 आ जाएगा. 2 कैंसिल हो जाएगा, f इंटू थीटा हो गया. यानी कि आपने जो ये रिंग है इसके ऊपर छोटा सा बहुत स्मॉल पोर्शन है, इसमें टेंजेंशियली ऐसे टेंशन लगेगा. इसके कंपोनेंट किए और नेट टेंशन डाउनवर्ड निकाल लिया. ये एफ टेंशन एफ है यहाँ पर. ठीक, तो नेट डाउनवर्ड निकला. अब सरफेस टेंशन का फोर्स आउटवर्ड लगेगा बाहर की तरफ. सरफेस टेंशन अगर टी है तो इसकी लेंथ डीएल, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो लेंथ आर थीटा होगी. डबल कर दें क्योंकि फिल्म है यहाँ पर, तो 2t इंटू आर थीटा, ये सरफेस टेंशन का फोर्स आउटवर्ड लगेगा. तो 2t आर थीटा ये जो फोर्स निकाला है, और ये यहाँ निकाल रखा है फोर्स ऑन द एलिमेंट ड्यू टू सरफेस टेंशन 2t आर थीटा. अब इक्विलिब्रियम में है तो दोनों बैलेंस कर लें. ठीक, तो 2t आर थीटा इज इक्वल टू एफ इंटू थीटा, तो एफ कितना हो गया, 2t आर थीटा कैंसिल हो गया. अब यंग मॉडुलस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल अपॉन एल.
देखिए जो लेंथ होगी पूरे वायर की वो 2 पाई आर होगी। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एल की जगह डेल्टा एल या डी एल समझ लें आप, तो 2 पाई आर यहाँ डी आर, और इन दोनों को डिवाइड कर दें तो जहां डेल्टा एल अपान एल में जो चेंज होगा वही डेल्टा आर अपान आर में होगा। ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जैसे ये कोई रिंग है, इसमें अगर लेंथ चेंज होती है फोर्स लगाने से और लेंथ चेंज डेल्टा एल हो रही है और ओरिजिनल लेंथ एल है, तो वही डेल्टा एल अपान आर डेल्टा आर अपान आर के इक्वल होगा। इसकी रेडियस आर है जो कि रेडियस में चेंज होगा। समझ गए ना? तो इसलिए यहां पर इसको देख लें, एल 2 पाई आर है, डिफरेंशिएट कर दो, दोनों डिवाइड कर दो तो डेल्टा एल अपान एल की जगह डेल्टा आर अपान आर आ गया। ठीक, अब वैल्यू पुटअप करेंगे तो फोर्स की वैल्यू 2Tr आपने निकाल रखी है, यहां पर F की जगह 2Tr लिख दो, R और R मिलकर आर स्क्वायर बन गया मल्टीप्लाई होके, और हमें डेल्टा R निकालना था तो डेल्टा R यहां पर कैलकुलेट हो गया 2Tr स्क्वायर अपान AY। तो देखिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे कोई रिंग को, आगे भी आएंगे कि आप रिंग को अगर मान लीजिए रिवॉल्व करा दें किसी स्पीड से, ठीक, तो रिवोल्यूशन के लिए क्या चाहिए होगा? सेंटीपिटल फोर्स। अगर आप इस फ्रेम से देखेंगे तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक, ये केवल रिंग की बात हो रही है, यहां तो ये सरफेस टेंशन था, तो केवल रिंग में एक रिंग को रोटेट करा दीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो ऐसे कई जगह बदल बदल के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब आप इसको रोटेट कराएंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। वो कहां से रिक्वायरमेंट होगी? वो इसी फोर्स से। तो वहां भी यही करते हैं कि फोर्स के कंपोनेंट करते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर देते हैं। तो बहुत जगह इसमें भी पूछते हैं कि रेडियस कितना चेंज होगा, इलास्टिसिटी में क्वेश्चन कराएंगे। इसी तरह से कोई रिंग है, उसमें मान लीजिए आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब पॉजिटिव चार्ज अगर दे दिया तो क्या होगा? इसमें रिपल्सन होगा, क्योंकि प्लस 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 रिपेल करेंगे तो बाहर की तरफ को ऐसे फोर्स लगेगा। वो क्या करेगा? फोर्स इस रिंग को स्ट्रेच करेगा बाहर की तरफ को, तो रेडियस में चेंज होगा ना रेडियस में। तो इसमें भी यहां भी यहां पर क्या होगा? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ठीक, उसमें यहां पर टेंशन क्रिएट होगा, वो टेंशन इसको बैलेंस करेगा। टेंशन किधर होगा? इनसाइड होगा, और ये बाहर की तरफ लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन कई जगह डिफरेंट कॉन्सेप्ट को चेंज करके आते रहते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखना कि स्ट्रिंग में जो अगर कोई रिंग है उसका एक छोटा सा पार्ट लेकर उसमें फोर्स को टेंजेंशियली दिखाकर उसके कंपोनेंट लेकर उसको बैलेंस करा दें, जो भी फोर्स दिया गया है आपको। ठीक है ना? तो ओके स्टूडेंट, हमने आप लोगों को कॉम्पिटिटिव लेवल के सरफेस टेंशन के 2 लेक्चर डाले। ये दोनों लेक्चर अपने में सफिशिएंट हैं। अगर आप सरफेस टेंशन की थ्योरी को और इन लेक्चर को ठीक से अगर तैयार करते हैं तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।